uh, we are in with another session of Sabki Suno, one of the most awaited and one of the most coveted programs of the MRL group, जिससे कि हम सब लोगों की बात सुन सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं और सबके जो ओपिनियंस हैं, जो व्यूज है उसको जान सकते हैं। तो आज को प्रोग्राम को एंकर करने के लिए मैं आनंद सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूँ। सक्सेना साहब, द फ्लोर इज ओपन टू यू सर। Are you able to listen me, sir? Yeah, please. All are listening. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर ए के सेन गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज का प्रोग्राम सबकी सुनो का एंकरिंग करने का अवसर प्रदान किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का प्रोग्राम पेट्रियोटिक थीम पर आधारित है और हम सब देशभक्ति की भावनाओं को इन सबसे सुनने के लिए आतुर हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। हमारे यहाँ बहुत से त्यौहार होते हैं। इंडिया को कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक बर्थडे, छोटे मोटे बहुत त्यौहार होते हैं। लेकिन सबसे ऊपर दो त्यौहार ऐसे हैं कि अगर वो त्यौहार नहीं होते तो हम लोग कोई भी त्यौहार इतने शांति, सुकून, हर्षोल्लास से नहीं मना पाते। और वो दो त्यौहार हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। इन त्योहारों की वजह से ही हम लोग आज एक साथ बैठे हुए हैं और अपने त्यौहार मनाने के लिए हर्षोल्लास, शांति, सुकून के साथ मना पा रहे हैं। तो ये पखवाड़ा 14 जनवरी से 29 जनवरी जब मीटिंग रिट्रीट होती है चलता है गणतंत्र दिवस का। और इस सेलिब्रेशन के लिए आई ऑन बिहाफ ऑफ MRL फाउंडेशन डेडिकेट दिस प्रोग्राम टू द फ्रीडम फाइटर्स, persons who faced torture and sacrificed their life to free our country from the clutches of British rule. So ये मेरा प्रोग्राम उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए डेडिकेटेड है। और उससे पहले सिर्फ एक मिनट का मैं समय लूंगा। एक बहुत अच्छा गाना जो मैं नहीं गा रहा हूँ, मैं आपको उसका एक मिनट के गाने का सॉन्ग सुनाऊंगा। उस गाने को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1856 में लिखा था और आनंद मठ में उन्होंने अपना एक नॉवल था उसमें उसको इंक्लूड किया था। और गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में उसको पहली बार गाया था। दो स्टैंजा इस गीत के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने 24 जनवरी 1950 को, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, उन्होंने इसको अप्रूव किया था। और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाना है। प्लीज इसको सुनिए, देन वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। तो आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा थीम, पेट्रियोटिक थीम पे आधारित है। सबकी सुनो। हम लोग हमेशा सबकी सुनते भी रहते हैं, आज भी सुन रहे हैं, लेकिन आज एक हमारा थीम बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा है, पेट्रियोटिक थीम। तो सबसे पहले मैं श्री NK अग्रवाल साहब को बुलाना चाहूंगा और प्लीज आप आइए और हमको कुछ देशभक्ति की रस्म दिखाइए। Am I audible? यस सर। सक्सेना जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ऐसा खूबसूरत शुरुआत दिया इस आज के माहौल को कि देख के सुन के तबीयत खुश हो गई। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, आप सबको यह तो मालूम होगा कि भारत में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के नाम से मनाया जाता है।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह दिन क्यों मनाया जाता है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म इस दिन 29 अगस्त 1905 को हुआ था और उनके सम्मान में यह दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद स्वयं और उनकी टीम के सभी खिलाड़ी अदम्य साहसी एवं देशभक्त थे। यह देखने के लिए चलिए 1936 के हॉकी ओलंपिक्स में, जो कि जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित किया गया था, ध्यानचंद इंडियन आर्मी की टीम लेकर भाग लेने गए हुए थे। प्रथा के अनुसार जब खेल के शुरुआत में हिटलर खेल के स्टेडियम में आए तो सभी खिलाड़ियों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ध्यानचंद एवं उनकी टीम ने उनके स्वागत में सैल्यूट नहीं किया और अपनी सुनहरी ड्रेस और नीली पगड़ी में अपना झंडा लेकर के वहां खड़े रहे। उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी ने पहले मैच में भारत को 4-1 से हराया। इस हार से ध्यानचंद को बहुत सदमा लगा और वे कहते हैं कि रात भर उन्हें नींद नहीं आई। रात भर बराबर उन्होंने ये निश्चय किया कि वो जर्मनी के अंदर ही जर्मनी की टीम को हरा कर रहेंगे। उसने अपने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहित किया और नतीजा भारत ने हंगरी को 4-0 से, यूएसए को 7-0 से और जापान को 9-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में फ्रांस को 10-1 से पराजित कर और उसके बाद फाइनल्स में पहुंचे, जहां पर उनका मुकाबला जर्मनी के साथ होने वाला था। इस मैच का पूरे यूरोप में बहुत प्रचार किया गया और जगह जगह से लोग उसको देखने के लिए आए। मैच के दिन स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हिटलर भी इस मैच को देखने आए। मैच जैसे ही शुरू हुआ और जर्मनी की बुरी तरह से हार शुरू हुई, हिटलर से ये देखा नहीं गया और वे गुस्सा होकर, निराश होकर मैच को बीच में छोड़कर स्टेडियम से बाहर चले गए। भारत ने इस मैच में जर्मनी को 8-1 से हराया और उसमें 3 गोल स्वयं ध्यानचंद ने किए। इसके बाद हिटलर ने ध्यानचंद से मिलने की इच्छा जाहिर की। ध्यानचंद के पास जब ये संदेश पहुंचा तो उनको बड़ा डर लगा कि कहीं उन्हें दंड तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो गए उनके पास अपने साधारण ड्रेस के अंदर। हिटलर ने उनकी साधारण ड्रेस को, उनके साधारण जूतों को बड़ी हकारत की दृष्टि से देखा और उनसे पूछा कि तुम भारत में खेल के अलावा कुछ और करते हो कि नहीं? ध्यानचंद ने कहा कि मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक के पद पर हूं। तब हिटलर ने उनको कहा कि यदि तुम जर्मनी आना चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ की मिलिट्री के सबसे ऊंचे पद फील्ड मार्शल पर नियुक्त कर दूंगा। एक क्षण के लिए ध्यानचंद बड़े स्तंभित रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि आज्ञा है कि निवेदन है। फिर बड़े सम्मान के साथ हिटलर को इनकार करते हुए, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? इंडिया इज माई कंट्री एंड आई एम फाइन देयर, आई लव माई इंडिया। हिटलर ने निराश होकर कहा, एज यू लाइक इट। इस घटना से स्पर्श है कि ध्यानचंद में देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था और उन्होंने अपने मान्यताओं से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। भारत को कितना प्यार करते थे ये इससे स्पष्ट है। ध्यानचंद ने अपने 22 वर्षों के खेल जीवन में करीब 400 गोल किए। भारतीय हॉकी खेल के लिए यह एक गोल्डन इरा था। भारत ने पुरुष वर्ग में सन 1928 से 1964 तक 8 में से 7 ओलंपिक्स जीते। ध्यानचंद सन 1956 में आर्मी से रिटायर हुए मेजर के पद पर और उनकी 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में मृत्यु हो गई। ध्यानचंद को आज भी हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इस खेल का गुरु माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब वो खेलने के लिए उतरते थे तो बॉल उनकी जैसे हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी, जिधर चाहते उधर फिराते थे उसको। भारत सरकार ने उनके सम्मान में सन 2002 से ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया, जो उनके जन्मदिन
29 अगस्त को हर साल दिया जाता है। ये पुरस्कार विभिन्न खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को आदरणीय राष्ट्रीय महोदय द्वारा दिया जाता है और ये खेल जगत का सर्वोत्तम पुरस्कार है। ऐसे महान खिलाड़ी को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। और अब हमारे अगले ऑरेटर हैं श्री आर गोपाल जी, और वो आज हमको क्या सुनाने जा रहे हैं, हम लोग सुनते हैं उनसे। पैट्रियोटिक थीम पे कुछ सुनाइए सर। Sir, Namaskar. I have really liked your introduction speech, and I'm greatly moved by Agarwal ji ka Gyan Singh ji par lecture. It was really very nice. A very good evening to all of you. The other day, I met a few of my old students who were crying and saying that this country is going to the dogs. What have we achieved over the years? Situation is only deteriorating. We have no sense of Indianness in us, etc., etc. Mujhe dukh hua. I felt very, very sad. And then this led me to a few thoughts. 18th century and before, this country started from land of Iran down to Sri Lanka and on the Eastern Front to the now China. And that time it was called as Bharat. A land of great education, a land where science, arts, commerce thrived, a land which excelled in astronomy and astrology. The Britishers came to India through Clive Loyal, and subsequently we became a slave. The Britishers ensured that we remained a slave till 1947 by destroying education. We got our independence in 1947 thanks to Gandhiji. Nehruji came and we followed a socialistic pattern. This socialistic pattern had some positives and some negatives. The first Make in India started somewhere in 1948-49, but it also had a lot of shortages. सर मुझे मालूम नहीं आपको याद होगा क्या नहीं, but हमें याद है कि we were standing at the milk booth for getting 2 bottles of milk early in the morning at 4 o'clock. And that milk person used to give us with nice sweet words. I still remember stray कुत्तों हमें काटती थी क्योंकि हम सोते सोते दूध लाने के लिए जा रहा था, और हमें KEM हॉस्पिटल में जाके 14 इंजेक्शन in my stomach. Housing loans, auto loans, nothing was available. The only loan that you could get was marriage loan, शादी करने के लिए, वो भी 15,000 रुपया, 18% interest sir, और वो भी एक ही बैंक दे रहा था, that was Maharashtra State Cooperative Bank. दूध, चावल, गेहूं, medical, सबका सत्यानाश. सत्यानाश means everything was in short shortage. 1962 Indo-China War. We lost the war. Why did we lose? We lost because we got carried away by India, China, bye. 1971, I was in Kharagpur, studying in IIT Kharagpur. That was my first year of engineering. They all told us to go back to Bombay. I came to Bombay, I found tracer bombs being flown over Bombay. You could see that. Cars were dark, nothing, no lights. And suddenly one day I found a picture of General Arora signing the agreement with General Niazi and liberating Bangladesh. My collar immediately went up and said, this is my Desh. Came 1990, when we were portrayed by Time magazine
as a land of beggars. And Prime Minister Narasimha Rao had to mortgage 500 tons of gold to UK to get $500 billion. And that was the time when the first reforms came in. And from there, we were not looking back. Maruti car came in, credit finance came in. The telephone where we had to wait for 24 hours to make a call to Chennai disappeared. Software grew, and we were called the king of IT by the world. Kargil came, Uri came, Baluchistan, Ladakh, etc. All these came, and we won. We won all these wars because of only one thing, and that was our Indian army. With good training, good arms, and the patriotism shown by Indian army, which is second to none in the whole world. Where are we today? Today we are facing many challenges, no doubt, on the socio-economic front. The COVID-19 has given a real jolt. 2008 was a financial collapse, but then we recovered. Our reform progress is something which is accepted and loved by the world. COVID lockdown program, vaccine distribution. The WHO has given us a clean chit and said it's the best. Atmanirbhar programs, energy programs, housing programs are accepted worldwide. Today we are on top of the world in regard to space. You know something, sir, and ladies and gentlemen, we were called as a land of snakes, and we were called as a land of elephants. And today the world recognizes India and is scared of India since it is a technological giant in its own way. We have challenges. I'm sure we will overcome it. Year 2021 will be a big, big game changer for us. And gentlemen and ladies, I love my country. I love my India very much. Thank you, and God bless all of you all. Very well said. I'm sorry, it was mute. गोपाल जी बहुत अच्छा आपने बोला पैट्रियटिज्म के बारे में. एक्चुअली मेरा म्यूट था तो आई कुड नॉट लिसन. तो हमारे अगले पार्टिसिपेंट श्री भारत भूषण जी हैं, जो एक देश प्रेम की कविता हम सबको सुनाने जा रहे हैं. और भारत भूषण जी आइए और अपनी कविता से हम सबको अवगत कराइए. भारत भूषण जी. भारत भूषण जी, आर यू एबल टू लिसन? हेलो हेलो, हाँ, यस यस, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, आ रही है. अच्छा, ठीक है, धन्यवाद साहब. नमस्कार साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे देश की मिट्टी को इतना पवित्र कहा है कि इसकी तुलना चंदन और अबीर से की है. आज की मेरी छोटी सी कविता में मैं इसी के ऊपर प्रकाश डालना चाहता हूँ. शीर्षक है मातृभूमि. आवाज आ रही है ना सर? जी आ रही. ठीक है. जिसे बाल पर गया लगाया, जिसे बाल पर गया लगाया, किया सभी ने बंधन है. चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं ये चंदन है. जिसे बाल पर गया लगाया, किया सभी ने बंधन है. चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं ये चंदन है. नदियां जिसकी प्यास बुझाएं, नदियां जिसकी प्यास बुझाएं, धरा उगलती सोना है. अपनी भारत माँ का देखो कितना रूप सलोना है. अपनी भारत माँ का देखो कितना रूप सलोना है.
इस पर सौ बार निछावर, इस पर सौ बार निछावर, यह तन मन और जीवन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं ये चंदन है। यह ऋषियों की कर्म भूमि है, कर लो जितनी पूजा हो। यह ऋषियों की कर्म भूमि है, कर लो जितनी पूजा हो। सदा गोद में खेलें इसकी, काम न कोई दूजा हो। अपना जन्म जन्म का भैया, अपना जन्म जन्म का भैया, इस रज से गठबंधन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं ये चंदन है, धूल नहीं ये चंदन है। मिलकर रहना इस धरती ने, मिलकर रहना इस धरती ने दुनिया को सिखलाया है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाया है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर सबको गले लगाया है। अंग अंग आंगन आंगन महक रहा है, आंगन आंगन महक रहा है, नहीं कहीं कोई क्रंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं ये चंदन है। प्रभु का यह पावन प्रसाद है, करम भूमि हमारी। प्रभु का यह पावन प्रसाद है, करम भूमि हमारी है। सागर जिसके चरण धो रहा, सिर के सर की क्यारी है, सिर के सर की क्यारी है। कहीं खेलता कान्हा यहाँ पर, कहीं खेलता कान्हा यहाँ पर, और कहीं रघुनंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं ये चंदन है। जिसे भाल पर गया लगाया, किया सभी ने वंदन है। चुटकी भर कर तिलक लगा लो, धूल नहीं ये चंदन है, धूल नहीं ये चंदन है, धूल नहीं ये चंदन है। धन्यवाद। भारत माता की जय। भागभूषण जी, बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई। ये आपकी संगी रचना है? जी अरे वाह, बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी सुनाई आपने। और अब हमारे धन्यवाद। अगले ऑरेटर नहीं है, शशि मिनोचा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपना गाना हम सबको सुनाकर आनंदित करें। शशि मिनोचा जी, मैडम हाँ शशि जी, मिनोचा, हाँ जी, हाँ जी। प्लीज 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 स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूं क्या? जी हाँ करिए। ये फिल्म शहीद का है, मुकेश और उनका गाया हुआ है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला वीरा, रंग दे बसंती
चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को बहन शिवाजी बोले अपनी जान पे, जिसे बहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हेलो, सॉरी बंद हो गया था क्या? हेलो, आनंद जी अनम्यूट कीजिए आपको। मैडम शशि जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका गाना बहुत अच्छा लगा। रंग Thank दे you जी। बसंती चोला, वन ऑफ द Thank- बेस्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑफ आवर इंडियन फिल्म्स, थैंक यू जी, और बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। लास्ट में और कट आप- हो गया था कि? कोई बात नहीं, जितना आपने सुनाया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे ऑरेटर हसमुख श्री पी जयराम जी को बुलाना चाहूंगा, उनका स्वागत है। और हमारी आज की थीम पैट्रियोटिक थीम पे जयराम जी प्लीज कुछ कहिए। प्लीज जयराम जी आइए। नमस्कार आनंद जी। नमस्कार and जी, नमस्कार। Dr. Sen Gupta ji. Now, patriotism is a feeling, is an ehsas that affects practically the entire citizenry of any country. That feeling moves the country. It moves the country and it makes the country achieve great heights. What is patriotism? Patriotism is love for one's country. Next question, what is a country? Country is just a piece of land, can be big, has to be big, both basically, bounded by a boundary, written by a map maker. Now, all these lines are historical facts or geographical facts. They can't be changed. So we have to accept whatever they are as our country. And till about last century, the people living in our country, which we call India, they were practically bound within India, and they all had this enthusiasm towards India. And at that time, the boundaries of Europe and other places were changing periodically. The same facility was not available for many other citizens in other parts of the country. But gradually, things have changed now. The citizens of our country, they are not bound by our country. They have started moving out. Globalization has taken place. So they are spread all over the world in so many different countries. And nowadays the borders are also pretty fixed. Nobody is fighting over borders. It has become very old-fashioned to fight over land and occupy. The zamana of Hitler is gone. Of course, China has come into occupy the place. Anyway, that's an unfortunate part. Now, under these conditions, if our children go abroad and they settle there, or even our age group, they also, 50% of my classmates, they're all settled in the US. Now, what are they? Are they Indians? Are they Americans? And their children, who have absolutely no clue of India, what are they?
sometimes this raises a question. If the United States government takes a decision which is in conflict with Indian government, whom should they support? So this is a conflict of interest as far as patriotism is concerned. Do you remember in the 1970s in the UK, when an Indian team went to play cricket match there, the Indian descendants there, who are there for 3-4 generations, they supported the Indian team. The local Brits, they were shocked. They said, what the hell? You are all English and you are supporting a foreign team. So you are all traitors. You are not patriots. Something similar happened in India also during India-Pakistan matches. So this led me to think, is patriotism bound by a mob rule? Does mob decide who is a patriot? Well, there should be some other way. There should be some other measurement. And I have seen a definition of patriotism. There is a corollary which says excessive patriotism leads to chauvinism and jingoism. So I am confused. When we always talk about patriots, we remember the older generation people before independence who struggled hard and who laid their lives. So we can recall many names. But after 47, I don't think that it's no more fashionable. So we say patriot, and we keep on talking. In this connection, I would like to recall a statement made by John Kennedy, President of USA, in his inaugural speech, which was made exactly 60 years back in 1961 on January 20. He said, ask not what a country can do for you. Ask yourself what you can do for your country. That is a very thrilling and rousing speech and a saying. It is reverberating all over the world, even to this date. So this led me to another thought. Is it necessary to die for a country? Can I not live for a country and bring it up? Is it not patriotism? We have all reached our golden years. We have worked and slogged through many difficulties, which Mr. Gopal very succinctly put it. Yes, we all have seen that. But did it deter us in any way? Did it reduce our patriotism? No. We did what we were supposed to do. We worked, we slogged, and raised the country's GDP. From those days, we have come to this day. To this day, you, me, each and every one of us, all our contributions are there. There may be something. It may be just very little, like that little squirrel which tried to help Ram during the building of the Setu. It may be like that, but we did it. So, are we not patriots? Well, I'm confused. I keep on thinking about it. But in all this matter, one major group is always forgotten and totally neglected. This is the group which practically does not strive for any recognition. They ceaselessly work without casual leave, sick leave, privilege leave, and they have no weekly days off. They have no holidays. They have to work morning till evening. And these are our mothers and sisters. Their contribution is not even considered towards the GDP. Look at the millions of women working in the country as housewives. They contribute a great to the country, but unfortunately, they have to face discrimination, sexual assaults, I mean, you name it. They have everything, including their own. Many cases, their own mothers-in-law also will gang up against them. So, are they not patriots? In my opinion, they are the best patriots of the country. Hats off to you, my sisters. I love you. You are my great patriots. So, with this, I would like to conclude and thank you, Anandji. Jai Hind.
जय हिंद। Jairam ji, excellent definition of patriotism and its definition, explanation, everything was superb. Thank you very much, Jairam ji. So now, हमारे नेक्स्ट सॉन्गेस्टर है मैडम वर्षा आहूजा। मैडम वर्षा आहूजा, प्लीज आइए। यस और सर, आप अवेलेबल। हमको सुनाइए हाँ, प्लीज। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। मैं आज के आपके सामने हकीकत मूवी का पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना रही हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ने कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा पाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध ले अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। नाम तुम्हीं लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। बहुत अच्छे, वेरी गुड। वर्षा जी, बहुत अच्छा आपने गाना सुनाया देशभक्ति का, और बहुत ही अच्छा है, मन को छू जाता है ये गाना। और अब हम अगले पार्टिसिपेंट सॉन्गेस्टर श्री R.K. मोदी जी को बुलाना चाहते हैं। मोदी जी आप आइए, और आज आप क्या सुनाने जा रहे हैं, प्लीज स्वागत है आपका। मोदी जी शायद नहीं है। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। तो अब हम उनके अगले पार्टिसिपेंट के बारे में आपको बता दूं, वो जिस टॉपिक में बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की देशभक्ति को कौन नहीं जानता। उनके चर्चे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में सुने जाते हैं, और वो एक मिसाल बन गए हैं देशभक्ति की। उन्हीं के बारे में सुनाने जा रहे हैं श्री चंद्रकांत राणे जी। राणे जी आप आइए, और शिवाजी महाराज जी के बारे में हम सबको कुछ बताइए प्लीज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।
सभी के नमस्ते। आज बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, राजे स्वराज्य संस्थापक, द फादर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर के विषय के बारे में। उनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630, करीबन 400 साल पहले। तभी से मराठा लोगों के दिल में बहुत बड़ी गहरी जगह बनाई है। शिवाजी छोटा सा बच्चा, उसको बचपन से ही माँ जीजाबाई ने महाभारत से लेके रामायण तक, रामायण से लेके भगवत गीता और बहुत सारी पुरानी कथा सुनाई करती थी। और उसके गुरु दादाजी कोंडदेव शस्त्र और युद्ध कला सिखाते थे। असर क्या हुआ, छोटी सी उम्र से एक स्वाभाविक, एक नेचुरल लीडरशिप उनके अंदर दिखने लगी। उस समय मुगलों का राज हुआ करता था और मराठाओं को मुगलों के गुलाम के रूप से जाना जाता था। उन्होंने लोगों को समझाया कि गुलामी एक मानसिकता है, आप गुलाम आपके मानसिकता के कारण हो। गुलामी को तोड़ना, मराठाओं को उससे बाहर निकालना, निजाम शाह आदिल शाह के चंगुल से सबको बाहर निकालने के लिए उन्होंने पहली बार मावड़ प्रांत, जो आज का पूना है, गांव वालों को तैयार किया और पहली बार स्वराज्य मिशन के ऊपर निकल पड़े। लेकिन उस समय उनके पास बहुत छोटी टीम थी, मैन पावर नहीं थी, फंड्स नहीं थे, किसी का सपोर्ट नहीं था। तो शुरुआत बहुत ही होशियारी के साथ की। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कंबाइन अवतार मान सकते हो। महाराणा प्रताप के शौर्य, उनकी ताकत और साहस के, और पंडित चाणक्य की बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि, उनकी कुटिल नीतियों का कंबाइन अवतार मान सकते हो। तो वो क्या करते थे, छापामार युद्ध करते थे, द्विकंटक नीतियों से जाते थे। उसको कहते हैं गनिमी कावा। गनिम यानी शत्रु, कावा मतलब टैक्टिस। ये ऐसे टैक्टिस से लड़ते थे कि उनको पहाड़ी चूहा करते थे। पहाड़ के अंदर से कहां से निकल पर दुश्मन पर अटैक करते थे, किसी को पता नहीं चलता था। छोटी सी सेना से उन्होंने शुरुआत की और कुछ सालों के अंदर उन्होंने अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर ऊपर गुजरात बहुत जगह फैला दिया था। उनके लिए युद्ध जीतना जरूरी नहीं था, जरूरी था लड़ना, भले जरूरी ना हो। कई बार वे लड़े बिना ही युद्ध जीत जाते थे। यही तो उनकी चतुराई थी। उनकी बुद्धिमत्ता ये थी कि वे एनिमी के साथ अलायंस करते थे। जो इनको बर्बाद करने को आता था वही उनको आबाद करके चला जाता था। ये नहीं कि एक ही जगह टिके रहे, साथ ही साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोकण कोस्टलाइन के पास, जो आज का गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, नीचे कर्नाटका, ये पूरी कोस्टलाइन पे उन्होंने एक नेवी बिल्ड की थी, समुद्री सेना तैयार की थी। एक्चुअली उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी बुलाया जाता है। और एक बात, प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो का मतलब है सिचुएशन। आने वाले समय सिनेरियो ए होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा, सिनेरियो बी होगा तो मैं ऐसे लड़ूंगा। सिनेरियो प्रिपरेशन होना जरूरी है। राजे प्रिपेयर रहते थे। उदाहरण है अफजल खान बेग। अफजल खान उनसे 2.5 गुना ताकतवान था, हाइट में डबल था। यदि राजे प्रिपेयर नहीं होते तो इतिहास अलग होता। उन्होंने हार भी देखी है, लेकिन हारने के बाद रुके नहीं, बाउंस बैक करते थे। दोस्ती, जंग और जज्बा, ये तीन चीज कभी धर्म नहीं देखती। उनकी लड़ाई किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थी। और एक बात इस वीर मराठाओं को मुगलों से अलग करती है, वो खास बात थी उनका स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान। वे कहते थे कि किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी दूसरी स्त्री को गलत नजर से नहीं देखेंगे, किसी ने देखा तो उसे मैं खत्म कर दूंगा। उनकी एक क्वालिटी के कारण उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट कमाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज एज अ पैट्रियोटिक फाउंडर गोरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम, 32 देश ये गनिमी कावा टैक्टिस फॉलो करते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि भारत में उनको महत्व नहीं मिलता। तो ये वीर मराठाओं की कथा, उनका इतिहास सबको मालूम होना जरूरी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सर।
चंद्रकांत राणे जी, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया शिवाजी महाराज के बारे में। मैंने भी बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी आपने ऐसी बातें बताई उनके बारे में जिसके बारे में मुझको पता नहीं था। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। जय महाराज, जय शिवाजी महाराज। तो अब हमारे अगले वक्ता ओरेटर मैडम संध्या घराट जी हैं, जो अपनी स्पीच से हम सबको देशभक्ति के बारे में और बताएं। संध्या घराट मैडम प्लीज आइए। यस सर। सर मेरा आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपके साथ में हेलो सर भी दिखाई पड़ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आप ही की आ रही है। चलिए शुरू करिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। हेलो, अच्छा आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, थैंक यू। गुड आवाज इवनिंग आ रही है संध्या? सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं देश प्रेम पर कुछ मेरे विचार प्रकट करना चाहती हूँ। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देश या राष्ट्र वह भूमि है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है और विकास करता है। इसीलिए देश को जन्मभूमि भी कहा गया है। भारत को माता के नाम से संबोधित किया गया है। हमारे शास्त्रों में भूमि हमारी माता है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त किया तो लक्ष्मण भगवान ने राम से कहा कि यह सोने की बनी सुंदर लंका में निवास करना उचित होगा। तो भगवान राम ने अपने भाई से कहा था कि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात यह सोने की लंका मुझे थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरी जननी जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और महान लगती है। इसीलिए भारतवर्ष ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं, जो अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी उत्तम समझते थे। भारत देश ने सभ्यता का ज्ञान दुनिया को दिया। यह भूमि है जिसके पास गौरवशाली इतिहास है और शक्तिशाली वर्तमान। अपने भारत भूमि में गुरु नानक, कबीर, नागार्जुन जैसे विद्वानों ने अपने ज्ञान सूत्र से समाज को आंदोलित किया था। ऐसे देश से किसे प्रेम नहीं होता। भारत के आखिरी अंग्रेज वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को तो इस भारतवर्ष से इतना प्रेम था, लगाव था, कि उन्होंने अपने पौत्री का ही नाम इंडिया रख दिया था। इस धरती के अध्यात्म से जब विवेकानंद निकले तो विश्व धर्म सम्मेलन में उनके भाषण से पूरा पश्चिम प्रभावित हुआ और इन्होंने ही पूरे पश्चिम को राह दिखाई। भारत भूमि ऐसे अनेक रत्नों की खान है। लाखों देश प्रेमियों ने देश को आजाद करने के लिए अपना जीवन होम कर दिया, तब जाकर इस देश में स्वतंत्रता का सूर्य चमका। यह देश प्रेमी था, जिसकी वजह से भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, गांधी ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए। आज भारत आजाद है और हम उन्नति कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी देश प्रेमी प्रमुख कारण है। देशभक्तों ने देश की उन्नति और विकास के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके भारत को अंतरिक्ष विज्ञान का सिरमौर कर बना दिया। तो अपने श्रमिकों ने अपने खून पसीनों से यहाँ के उद्योग धंधों को विकसित किया। भारत ही नहीं, कोई भी देश बिना राष्ट्रभक्तों के आगे नहीं बढ़ सकता है। एक व्यक्ति एक सिपाही बनकर जितनी देश की सेवा करता है, ठीक उसी तरह शिक्षक बनकर भी कर सकता है। एक व्यक्ति अपने भावना से देश बनाता है और बिना देश की प्रेम की भावना से देश का कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए कवि कहता है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का कुछ ध्यान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक के समान है। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो हेलो। बहुत अच्छा संध्या गारट जी, आपकी आखिरी दो लाइनों ने मन को छू लिया। भारत भूमि और यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। और अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ऑरेटर, सबके चहेते
नवीन दुग्गल जी, प्लीज आइए और आज आप क्या सुनाने जा रहे हैं, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है आपका, प्लीज आइए। नमस्कार नमस्कार सब जी, मेरे। नमस्कार। पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा जो कार्य हुआ है, जो पीएम मोदी के अंडर जो हमारा मेगा वैक्सीन लॉन्च हो गया जी, है जी, कोविड के जी, लिए, इस पेट्रियोटिज्म से मैं सबको बधाई देना चाहता हूं कि चाहे कोविड वर्कर हो, चाहे वो लड़ाई के फ्रंट पे हो, चाहे अपने घर पे हो, इसकी बधाई एमआरएल ग्रुप, हमारे डॉक्टर सेन गुप्ता, सबको मैं देना चाहता हूं इस अवसर पर रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी कुछ दिनों से आवाज कम हो गई थी, मतलब आवाज थोड़ी बिगड़ गई थी, अभी थोड़ी सुधर गई है। लेकिन उससे पहले सुधरने का पहले जो माँ होती है घर में, वो अंगूठा बच्चे का ऐसा पकड़ के रखती है, तो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरी माँ मेरे साथ है। ऐसे ही हमारी धरती माँ, ये हिंदुस्तान, हम सब एक है। लेकिन ये वातावरण इतने 100 सालों, हजारों सालों में ये गोरों ने हमारे और जो भी लीडरों ने गड़बड़ कर दी, उसे माफ कर दीजिए। मेरा ये इनमें कि सबसे पहला आपका माइंडफुल लिसनिंग से अलावा हमने कहानियां सुनी है, और आज भी मुझे आंसू से कहना पड़ता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। लता जी ने जो ये गाया था, कितनी बार भी सुनो हमारे रोटे खड़े हो जाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से हम नहीं सोच पा रहे, क्योंकि कोविड में भी हमें पाया, ओल्ड एज भी है, आगे क्या होगा हमें पता नहीं। तो आज जो कह रहे थे कि वैक्सीनेशन, तो हिंदी में कहा वैक्सीनेशन है और जैसी नेशन है। अरे मैं कहा बहुत से बढ़िया नेशन है ये भारत में, देश मेरा। हमारी जो लॉयल्टी है, इंटीग्रिटी है, डेडिकेशन है और कमिटमेंट, ये कमिटमेंट में थोड़ी सी कमी है। इसकी वजह से नहीं कि हम अपने बारे में ही सोच रहे थे अभी तक, लेकिन आज माइंडफुल लिसनिंग और आर्गुमेंट को छोड़े बिना नॉन वायलेंस गांधी जी ने की है। उनको एक साउथ अफ्रीका में किसी ने गाड़ी से उतार दिया था, तो उसका दिमाग में आया। ऐसे ही अभी 100 साल 150 साल के बाद हर हिंदुस्तानी में दो चीजें कायम है। एक है हमारी खुददारी, ईमानदारी, रहमदारी, और सबसे बड़ी इंसानियत, अतिथि भव। ये हमारे संस्कृत में पढ़ाया गया था। पेट्रियोटिज्म इज पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर सोल एंड बॉडी एंड माइंड। हम चाहे कहाँ अमेरिका चले जाएं, चाहे मून पे चले जाएं, ये हमारा एक कर्तव्य है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि कास्ट के प्रॉब्लम में आज की जो नई सोसाइटी आने वाली है, अगर वो कास्टलेस सोसाइटी होगी, आत्मनिर्भर होगी और राम जन्मभूमि जैसे एकता से सब एक दूसरे की इज्जत, चाहे कहीं का भी हो, कैसे भी हो, कौन से भी जगह का हो। और आज का पेट्रियोटिज्म क्या है, आज आपका पेट्रियोटिज्म क्या है, मेरा सवाल ये उठता है। अंदर झांक के देखिए कि हम सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं। अब अगर आज एक्ट नहीं करोगे, आज आप अपना जो भी निश्चय लेके एक्शन नहीं लोगे, अपना ख्याल नहीं रखोगे, तो हम अपना पेट्रियोटिज्म आगे कैसे बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा सेल्फ केयर लेते हुए फिर भी सब जो भी हमने सीखा है, हमारे सबसे बड़ा धन्यवाद फिल्म इंडस्ट्री के गाने वालों को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को, सत्यजीत रे को, फिल्मों ने जो उकसाया। जब हमारी आजादी हुई, हमारी फिल्मों में गाना और ये देशभक्ति के गीत गाए और हमने उसको सीखा और याद किया। इससे हमारा मेमोरी स्किल भी रहा और आज भी वो तरोताजा हो जाती है। यही हमारे वीर जवान दिन और रात कौन सी भी तकलीफ करते हैं, लड़ते हैं, फिर भी वो गाना गाते। शाम को सोने के पहले कहते कफन लेके चले हैं साथियों, सब मिलके रहो। संघचत्वम का मतलब ही नहीं लोग समझ रहे। सारी दुनिया एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अपने आत्मनिर्भर और अपने झोंक के देखिए कि हमारे अंदर हम क्यों नहीं कर पा रहे, हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो आज सेल्फ ट्रेनिंग, पब्लिक डिमांड की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें उसके लिए तैयार रहना है। होशियार रहो,
घर में अपने होशियार रहो, अपना घर सिक्योर रखो, दूसरे पे मत डिपेंड करो कि सीवीटी है कैमरा लिखा है या अमेरिका से कोई लिख के आएगा। नहीं, हमें अपने आप जितना भी हमारा है उसी में हमें काटना है। ये हमने सीखा है पिछले 2021 में और 20 में 20 और 21 में। एंड थैंक्स टू MRL एंड ईच वन ऑफ यू फॉर द पेट्रियोटिक नॉट क्वालिटी बट द इमोशंस, बट मोर देन दैट इज योर कॉन्फिडेंस विच वी आर कैरिंग फॉरवर्ड। ये मेरा बस हाथ जोड़ के यही आगे की फीलिंग है कि भाई हमें अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखना है, सेल्फ रिलायंट रखना है, चाहे हम किसी जवान हो या ना हो, हम अपने जितना भी कर सके। हमारी लिमिटेशन जरूर है लेकिन हम किसी से कम नहीं। जय हिंद। जय हिंद। दुग्गल जी, आपने हम सबको इमोशनल कर दिया और वास्तव में हमारे वीर जवान जो बॉर्डर पे इसलिए जग रहे हैं ताकि हम लोग चैन से सो पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। धन्यवाद। और अब हमारे अगले राष्ट्रगीत के लिए आ रही हैं वसंता मैडम और वो देशभक्ति का गीत सुनाने जा रही हैं। वसंता मैडम, आपका स्वागत है और अपना गीत को हम सबको नहीं जी चले साथ मैडम। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपको। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। தாங்கி பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு, composed by Subramanya Bharati. It is set in Hindustani Odi Ragam. Okay, okay. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, பாரத நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, பாரத நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. ஞானத்திலே பர மோனத்திலே, ஞானத்திலே பர மோனத்திலே, உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே, ஞானத்திலே பர மோனத்திலே, உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே, ஞானத்திலே அமுதாக நிறைந்த, கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த, கவிதையிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, பாரத நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. வீரத்திலே படை வீரத்திலே, வீரத்திலே படை வீரத்திலே, நெஞ்சில் வீரத்திலே உபகாரத்திலே, வீரத்திலே படை வீரத்திலே, நெஞ்சில் வீரத்திலே உபகாரத்திலே, சாரத்திலே சாரத்திலே சாத்திரங்கள் தருவதிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு, பாரத நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு. யாகத்திலே தவ வேதத்திலே தனி, யாகத்திலே தவ வேகத்திலே தனி, யோகத்திலே பல போகத்திலே, யாகத்திலே தவ வேகத்திலே தனி, யோகத்திலே பல போகத்திலே, ஆகத்திலே தெய்வ பக்தி கொண்டாட்டம், யாகத்திலே தவ பக்தி கொண்டாட்டம், அருளினிலே நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு,
ಭಾರತ ನಾಡಿ ಪಾರುತ್ತಿರು ಮಲ್ಲನ ಆಡಿ. Thank you. वसंता मैडम, बहुत अच्छा पैट्रियोटिक सॉन्ग आपने गाया. Would you explain little bit of your song in English or in Hindi? We could understand a little bit of it. Would you please explain your song in a very short this thing, either in English or in Hindi? आनंद जी, इट इज अबाउट द भारतीयार करके जो कवि थे उन्होंने लिखा है, एंड भारत इज द बेस्ट in the globe also and in every field, like in knowledge, in everything. That's what. Vasanta, you want to add something? Valerie, knowledge and everything. Everything, it is whether it is poem or it is whether it's a devotion or anything, everything is given very gracefully to the world. So this is sung by, composed by Subramanya Bharati. This was set into Hindustani Todi Ragam. Okay. थैंक यू वेरी मच वसंता जी, बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया, बहुत अच्छा गाया उसको. तो अब हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी ऑरेटर हैं मैडम संध्या आहूजा, जो अपने पैट्रियोटिक स्पीच से हम सबको देशभक्ति के रस में डुबोएंगी. मैडम संध्या आहूजा जी, प्लीज कम, आपका स्वागत है. प्लीज डू कम. थैंक यू आनंद जी. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सबसे पहले तो थैंक यू सेन गुप्ता सर को फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ नाइस प्रोग्राम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर शेयरिंग देयर ब्यूटीफुल थॉट्स एंड स्टोरीज एज वेल एज द बेस्ट ऑडियंस फॉर एनकरेजिंग विद देयर कमेंट्स. थैंक यू टू ऑल. चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर चढ़ूं भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक. कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा कविता की कितनी सुंदर पंक्तियां हैं ये. पर अफसोस हम इंसान. जी हाँ आनंद भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं. पर ये जब आते हैं तो बस सभी को जैसे सीजनल वायरल बुखार सा चढ़ता है. व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाइक, इनके ऐसे सोशल मीडिया पर देश प्रेम के सुंदर सुंदर कोट्स और फोटोज मोबाइल पर, मीडिया पर आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें अपने देश से प्यार है. ऐसा लगता है कि 24/7/365 डेज होने वाला राष्ट्र प्रेम सिर्फ 2 दिन का मोहताज हो गया है. दोस्तों, राष्ट्र प्रेम कोई वस्तु या कपड़ा नहीं जो हमने आज पहना, निकाला, फिर उतार के कबट में रख दिया, फिर अगले साल निकाला, फिर झटका साफ किया और पहन लिया. यह आपको नहीं लगता ऐसी, मतलब ये जो साल में 2 बार जो ये त्योहार आता है उसमें हमें कुछ ऐसी ही खुशबू राष्ट्रभक्ति की दिखाई देती है. हमें एक दिखावटी प्यार दिखाई देता है सिर्फ, क्योंकि देशभक्ति, ऐसा लगता है कि जैसे देशभक्ति के मैसेज नहीं भेजेंगे तो लोग समझेंगे कि हमें तो देश प्रेम है ही. तो असल में हम लोग जो है ना वो एक शोशा वाली जिंदगी जी रहे हैं, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है. तो फ्रेंड्स, आज स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ ध्वजारोहण, एक दिन की छुट्टी और टीवी एफएम पर दिन भर चलने वाले देशभक्ति के गीत नहीं है. तो सबसे पहले हम सोचें कि देश क्या है, आखिर देश है क्या. हाँ जयराम भाई साहब, सोचे देश क्या है? केवल एक कागज पर बना हुआ एक मानचित्र या धरती का एक अंश? जी नहीं, देश केवल भूगोल नहीं है, वह केवल सीमा रेखा के भीतर सिमटा हुआ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वह तो भूमि है उस टुकड़े पर रहने वाले लोगों की, उनकी कर्म भूमि है, उनकी जन्म भूमि है, उनकी पालनहार है, उनकी माँ है, उनकी आत्मा है. तो दोस्तों, आज देश बनता है हम सबसे,
चार्ल्स ब्राउन ने कहा था कि हम सभी महात्मा गांधी तो नहीं बन सकते, लेकिन हम देशभक्त जरूर बन सकते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो देश प्रेम के लिए सरहद पर जाकर लड़ना या राजनीतिक पार्टी करना, ज्वाइन करना जरूरी नहीं। किसी विशेष पोस्ट या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी विशेष जाति या यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं। प्रत्येक इंसान, हम सभी देशभक्ति और देश प्रेम कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, एकदम सिंपल। हम सभी अपने घर, मोहल्ले और को साफ सुथरा रखें, इधर उधर थूके ना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, सरकारी संपत्ति की रक्षा करें, शहर की दीवारें गंदी न करें, पेट्रोल, ईंधन, पानी, बिजली की बचत करें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, ऑफिस या कोई भी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें, अपने से कम लोगों की मदद करें, बुजुर्गों की सहायता और उनका सम्मान करें, लिटरेसी को बढ़ावा दें। और आज के इस पेंडेमिक में सरकारी हिदायतों का, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाइजीन और बिना जरूरत के घर से बाहर निकलना आदि का ध्यान से पालन करें, तो हम सब सच्चे देशभक्त हैं। तो फिर चलो दोस्तों, फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर से घुमाते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के खून से, सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के खून से। ऐसे शहीदों को हम सब सर झुकाते हैं, हम सब सर झुकाते हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत अच्छे मैडम। वेल डन, वेरी नाइस। संध्या मैडम, आपने 3 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दी, गागर में सागर भर दिया। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बताया, एंड इट इंक्लूड एवरीथिंग। देशभक्ति के बारे में तो बोला ही आपने, लेकिन बहुत अच्छी बातें बताई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सभी पार्टिसिपेंट्स का, डॉक्टर सेन गुप्ता सर का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत एंथुसियास्टिक प्रोग्राम के लिए। सबकी सुनो का प्रोग्राम का ये आज अंतिम पड़ाव खत्म होता है। इस श्रृंखला में 2 प्रोग्राम और हैं जो आप सबको पता ही। थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you all the participants, all the spectators. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for a very nice program.